आइए तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे गुरुकुल मिशन वॉरियर विद डीके सर में। आज का जो वीडियो है मैंने स्पेशल तौर पे अग्निवीर अभ्यर्थियों के लिए तैयार किया हूँ, लेकिन आप सभी लोगों को इससे फ़ायदा हो सकता है। जैसे सीजीडी की प्रिपरेशन करें उनको भी, बाकी रेलवे वगैरह की तैयारी करें उनको भी फ़ायदा हो सकता है। जीएस की बातें तो सबके लिए अनिवार्य है। तो आइए टाइम को बिना वेस्ट किए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन, आप स्क्रीन पे अपने ध्यान को केंद्रित करिए और ये आपका पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है। क्वेश्चन है, भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था के द्वारा दिया गया था? और आपके पास ऑप्शन है बौद्ध संघ, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, प्रार्थना सभा। तो अगर आपको आंसर इसका मालूम है तो आप बनाते चलिए, साथ में मेरे साथ टिक करते चलिए। और अगर आपको आंसर मालूम नहीं है तो मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से देखिए, और अगर आपको मालूम है भी तो भी जो एक्सप्लेनेशन है उसको जरूर सुनिए, क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन के साथ कई सारे क्वेश्चन आपके तैयार होते चले जाएंगे। तो चलिए, इस क्वेश्चन में भारत भारतीयों के लिए नारा असल में दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। ये दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे। तो थोड़ा सा मैं आर्य समाज के बारे में आपको बता देता हूँ कि आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में मुंबई में की थी। यह आंदोलन हिंदू सभ्यता में पाश्चात्य प्रभावों को रोकने के लिए हिंदू सभ्यता में सुधार से संबंधित थी। आर्य समाज मूर्ति पूजा, अवतारवाद, बलि, कर्मकांड, छुआछूत, जातिगत भेदभाव का जबरदस्त विरोध करती थी। इसी संस्था के अंतर्गत दयानंद सरस्वती ने भारत भारतीयों के लिए नारा दिया था। इसीलिए ये अगर संस्था का नाम पूछता है तो आर्य समाज, और व्यक्ति का नाम पूछता है तो दयानंद सरस्वती। इसका सही आंसर हो गया आर्य समाज। क्लियर? तो चलिए अब आते हैं आपके दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन पहले बार पढ़िए, फिर इस पे डिस्कस करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, विंध्याचल और सतपुरा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? आपके पास ऑप्शन है नर्मदा, सिंधु, कोशी और गोदावरी। तो इसमें इसका सही आंसर होगा नर्मदा। लेकिन नर्मदा क्यों होगा, थोड़ा सा मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। आपने भारत का मैप अगर पढ़ा होगा तो आपने इसको पढ़ा होगा। भारत अगर इस तरह से है, तो यहाँ पे मध्य भारत में, असल मध्य प्रदेश के आसपास की जो रेंज है ना, यहाँ पे विंध्याचल से शुरू होती है और सतपुरा तक की जो रेंज है, इसी रेंज में एक बीच में एक पहाड़ी है। पहाड़ी का नाम है अमरकंटक। इसका नाम है अमरकंटक। इसी अमरकंटक से 3 नदियाँ निकलती है। एक नदी इधर की तरफ निकलती है जो जाके अरब सागर में मिल जाती है, ये है नर्मदा नदी। इधर तो मिला ही देता हूँ, ये नर्मदा नदी। एक नदी यहाँ से निकलती है, इधर की तरफ चली जाती है, ये बंगाली खाड़ी में जाके मिल जाती है। इस नदी का नाम है महानदी। और एक नदी इधर से निकलती है और जाके गंगा में मिल जाती है। गंगा की सहायक नदी बन जाती है, मतलब गंगा में जाके सम्मिलित हो जाती है। इस नदी को बोलते हैं सोन नदी। इस तरह अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलने वाली तीनों नदियाँ हैं, और ये सतपुरा और विंध्याचल के बीच से निकलने वाली नदी है, इसलिए इसका सही आंसर है नर्मदा। क्लियर हो गया? तो चलिए, ये भी क्लियर है। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। ध्यान को फोकस करिए स्क्रीन पे। आपका क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आप क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? विच इज द बिगेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम? आपके पास ऑप्शन है बृहस्पति, पृथ्वी, यूरेनस और शुक्र। तो आप इसमें से अब देख लीजिए आपका कौन सा आंसर आपको लग रहा है कि सही होना चाहिए, लेकिन लगने से तो नहीं होगा। जो सही होगा वही टिक करिए। इसमें सही आंसर है बृहस्पति। इसका सही आंसर है बृहस्पति। बृहस्पति क्यों है? तो इसको थोड़ा सा देख लीजिए। आपने देखा होगा कि ये जैसे सन है तो इसके पास से ऐसे ग्रह सब चक्कर लगाते हैं। इसी तरह सूर्य के समय से बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल 4 ग्रह है। फिर एक एस्टेरॉयड बेल्ट है। फिर उसके बाद शुरू होता है बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, जिसमें सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और सबसे छोटा ग्रह बुध है। तो ये क्वेश्चन भी हो गया आपका। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगुलहास धारा, अगुलहास करंट किस महासागर में बनती है? अगुलहास धारा, अब ये आपके पास आंसर ऑप्शन है प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, आर्कटिक महासागर में, अंटार्कटिक महासागर में। तो अगर आपको आंसर पता है तो बताइए, और नहीं पता है तो एक्सप्लेनेशन देखिए, आपको पता लग जाएगा। अगुलहास करंट असल में हिंद महासागर की धारा है। और हिंद महासागर के संबंध में ये क्या है कि इसके बारे में थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि अगुलहास धारा दक्षिणी पश्चिमी हिंद महासागर में चलने वाली एक धारा है, जो दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी तट पर ऊपर से नीचे की ओर बहने वाली गर्म पानी की धारा है।
ये जो उल्हास धारा है ये दक्षिण अफ्रीका में मतलब दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी तट पर ऊपर से नीचे की ओर बहने वाली गर्म पानी की धारा है और ये हिंद महासागर की धारा है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा हिंद महासागर। इसका सही आंसर हो जाएगा हिंद महासागर। चलिए नेक्स्ट, अब अगला क्वेश्चन पे ध्यान केंद्रित करिए। आपका क्वेश्चन सामने है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इंटरपोल मतलब इंटरनेशनल पुलिस को शॉर्ट में इंटरपोल बोलते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपके पास ऑप्शन है लियोन, बर्न, लंदन और जिनेवा। तो देखिए, अगर आपको मालूम है तो बताइए। इसका सही आंसर होगा क्या? लियोन। लियोन असल में एक शहर है कहाँ की? फ्रांस की। लियोन शहर है कहाँ की? फ्रांस की। और लियोन में कहाँ किसका मुख्यालय है? इंटरपोल का। याद रखिएगा, लियोन फ्रांस में है यह असल में। और ये जो संगठन है इंटरपोल, इंटरनेशनल पुलिस, ये मानवाधिकार के लिए स्पेशल तौर पे काम करती है और दुनिया के स्तर पे वैश्विक क्राइम कंट्रोल के लिए कार्य करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको मैं टाइम ज़्यादा नहीं लेना चाहता हूँ, इसलिए मैं ऑप्शन के बाद आपके पास ज़्यादा समय छोड़ता नहीं हूँ, तो जल्दी बता दे रहा हूँ, क्योंकि टाइम को ज़्यादा वेस्ट करना भी ठीक नहीं है। आप कम समय में ज़्यादा सीखने का प्रयास करिए। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? आपके पास ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। तो बताइए इसमें से कौन सा होगा? जिनको मालूम है उनको पता है, जिनको नहीं मालूम है उनको आज पता लग जाएगा कि भारत में सबसे ज़्यादा जिप्सम राजस्थान में होता है। और राजस्थान में भी कहाँ? तो आइए थोड़ा सा बता देते हैं। इसे इसकी इतनी डीप में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जानकारी के लिए रखिए। तो जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादक राज्य राजस्थान है, ये आपको क्लियर हो गया। राजस्थान भारत का 90% जिप्सम का उत्पादन करता है। मतलब भारत में जितना जिप्सम होता है उसमें 90% जिप्सम सिर्फ कहाँ? सिर्फ राजस्थान में होता है। अब राजस्थान में भी कहाँ? तो ये इसका मुख्य जो क्षेत्र है राजस्थान का वह बीकानेर, उसके बाद हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, इसी बेल्ट में ज़्यादातर जिप्सम का उत्पादन होता है। इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन देखिए, आप अभी जस्ट कुछ देर पहले डिस्कस किए थे, उससे मिलता जुलता क्वेश्चन है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बता दीजिए। अभी हमने तुरंत बताया था कि बुध असल में सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है और ये सूर्य के सबसे समीप का नज़दीक का ग्रह भी है। इसको अपने ऑर्बिट पे, ऑर्बिटल पाथ, अभी एक चीज़ मैं आपको बताया था पिछले वीडियो में कि ये जो एक पाथ होता है, किसी चीज़ों का चक्कर जो मतलब जैसे एक ऑब्जेक्ट हो गया, इसके चारों ओर अगर कुछ चक्कर लगा रही है, इसके चारों ओर कुछ चक्कर लगाए तो इसको ऑर्बिटल पाथ बोलते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं परिक्रमण। तो बुध सबसे कम समय में सूरज का परिक्रमण करता है, सबसे कम समय में, क्योंकि सबसे नज़दीक में भी है, बहुत कम देर में ही चक्कर भी लगा लेता है, इसलिए इसका 88 दिन इसको लगता है चक्कर लगाने में। तो सबसे कम दिन में सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह बुध ही है, सबसे छोटा ग्रह बुध है। लेकिन एक चीज़ इसमें और भी है कि सूर्य के सबसे समीप होने के बाद भी सबसे गर्म ग्रह बुध नहीं है, ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन और रात किस कारण से होते हैं? आपके पास ऑप्शन है दैनिक गति के कारण, वार्षिक गति के कारण, छमाही गति के कारण और तिमाही गति के कारण। तो चलिए इसको बताते हैं। पृथ्वी पर दिन और रात होता है पृथ्वी की दैनिक गति के कारण। आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में कि, और मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था उसमें इस चीज़ को एक्सप्लेन किया हूँ, आप नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा। जैसे अर्थ है तो इसका अपना एक एक्सिस है, इस एक्सिस पे भी अर्थ रोटेट करती है ऐसे ऐसे। इस रोटेशन को, ये जो रोटेशन है इसको मतलब इस रोटेट करने को रोटेशन बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं घूर्णन। तो पृथ्वी 24 घंटा में अपने अक्ष पे, अपने इस एक्सिस पे एक बार पूरा घूम जाती है। इसी की वजह से पूरे पृथ्वी पे एक बार दिन और एक बार रात, क्योंकि सन का प्रकाश अगर इधर से आता है तो ये क्या हो गया, अरे ये कैसे हो गया, ये क्या हो गया, हाँ हो गया ठीक। देखिए सूर्य का प्रकाश दैनिक गति के कारण अभी जो पृथ्वी अपने अपने अक्ष पे जैसे पृथ्वी घूम रही है तो एक बार 24 घंटे में एक पूरा चक्कर लगा लेती है। और इधर से अगर सन का प्रकाश आ रहा है तो इधर एक ही तरफ से मिलेगा इसको, ये चक्कर रोटेट भी करती है और रिवॉल्यूशन भी करती है, परिक्रमण भी करती है। तो इस पे एक चक्कर 24 घंटे में घूम जाने के कारण दिन और रात होता है, जिसको पृथ्वी की दैनिक गति बोलते हैं। तो पृथ्वी की दैनिक गति क्यों की वजह से क्या होता है, पृथ्वी पे दिन होता है और रात होता है, सुबह होता है और शाम होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आइए अगला क्वेश्चन,
नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? देखिए अभी हमने डिस्कस किया, सेम मिलता जुलता थोड़ा सा क्वेश्चन मैं जानबूझ के बीच में दे रहा हूँ कि आपकी याददाश्त थोड़ी मजबूत हो और बातों को आप समझ सकें, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन ये अग्निवीर में ज़्यादातर आते हैं। क्वेश्चन है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर ये ऐसे भारत है और भारत के बीच में मध्य प्रदेश में एक जगह है, एक पहाड़ी है जिसका नाम है अमरकंटक। इस अमरकंटक पहाड़ी से 3 नदियाँ निकलती है। एक नदी इधर से निकल के जाती है, अरब सागर में मिलती है, एक नदी इधर से निकल के जाती है, बंगाली खाड़ी में मिलती है, एक नदी इधर से निकल जाती है, गंगा में जाके मिल जाती है। इस नदी का नाम है नर्मदा, इसका नाम है महानदी और इसका नाम है सोन। तो आपको पूछा है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो कौन सा हो जाएगा? अमरकंटक। ध्यान रखिएगा अमरकंटक। इसमें एक क्वेश्चन और भी आ सकता है कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ से 3 नदियाँ 3 दिशा में निकलती है, तो भी आंसर अमरकंटक ही दीजिएगा। यहाँ की 3 नदियाँ निकलती है और तीनों 3 दिशाओं में निकलती है, एक उधर गंगा में, एक इधर बंगाली खाड़ी में, एक इधर अरब सागर में। गंगा में मिलने वाली नदी सोन नदी, साथ में बोलते जाइए। अमरकंटक से एक नदी निकलती है जाके बंगाल की खाड़ी में मिलती है, नाम है महानदी, और एक नदी अमरकंटक से निकलती है जाके मिलती है अरब सागर में, नाम है नर्मदा। ये विंध्याचल और सतपुरा रेंज के बीच से बहने वाली भी नदी है। तो इतना आपको याद है, जस्ट पीछे का क्वेश्चन था, इसको याद रखिएगा। इस तरह से मिलता जुलता भी क्वेश्चन आएगा तो याद रखिएगा। इसे अगर याद रखिएगा तो सिलेक्शन पक्का है, नहीं याद रखिएगा तो भी सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा याद रखिए। अब आपके पास क्वेश्चन आ गया, इसको थोड़ा छोटा कर देना पड़ेगा, लगता है ज़्यादा बड़ा हो रहा है। आपके स्क्रीन पे भी आता होगा कि नहीं? हाँ। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया? बड़ा ही स्पेशल क्वेश्चन है। आपने थोड़ा सा भी अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़े होंगे तो आपको बहुत बेहतर तरीके से याद होगा कि किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। तो आपको बता दूं कि ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। 1976 में जो 42वें संविधान संशोधन हुआ था, ये संविधान का बहुत ही स्पेशल संशोधन था। ये बहुत बड़ा संशोधन था। ये एक ऐसा संशोधन था जिसे कई बार मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कह दिया जाता है। ये संशोधन सरदार स्वर्ण सिंह, इसी संशोधन के अंतर्गत जो एक कमेटी थी सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, जिनकी अनुशंसा के आधार पे मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया, जिसकी संख्या अभी वर्तमान में 11 है। इसके ऊपर कभी मैं स्पेशल वीडियो बना दूंगा, क्योंकि अभी संविधान दिवस भी 26 नवंबर को आ रहा है। ये संविधान संशोधन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के शासनकाल में, जब वो देश में इंटरनल इमरजेंसी लगाया हुआ था, उसी दौरान यह 42वां संशोधन हुआ। और इस संशोधन के अंतर्गत संविधान में ज़बरदस्त परिवर्तन भी हुए। इसी के दौरान भारत के संविधान में मूल कर्तव्य भारत के झंडे का सम्मान होना चाहिए, राष्ट्रीय प्रतीक का सम्मान होना चाहिए, सरकारी संपत्ति का हिफाजत होना चाहिए, देश के प्रति आपकी समरसता, आपकी निष्ठा होनी चाहिए। ये सब सभी बातें इसी 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत कही गई थी। तो चलिए, ये भी क्लियर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? बहुत ही इजी, बहुत ही हल्का, सबको पता होने वाला क्वेश्चन। तो आइए, इसका जवाब तो आपको मालूम ही होगा कि भारत सरकार का जो संवैधानिक प्रधान होते हैं अपने राष्ट्रपति महोदय होते हैं, जो वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। इससे पहले भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो आप लोग बोलते रहिएगा, आप सामने तो है नहीं। तो भारत सरकार के संवैधानिक प्रधान भारत के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट होते हैं। अभी भारत के राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, और इससे पहले भारत के राष्ट्रपति कौन थे? श्री रामनाथ कोविंद। और रामनाथ कोविंद साहब के बाद अभी द्रौपदी मुर्मू, और द्रौपदी मुर्मू ने जिनको चुनाव में हराया है उनका नाम क्या है? यशवंत सिन्हा। और द्रौपदी मुर्मू एनडीए की उम्मीदवार थी। क्लियर हो गया आपको ये भी बातें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी जो साथ में बता रहा हूँ उसको जरूर ध्यान रखिएगा। कोई जरूरी नहीं कि जो क्वेश्चन लिखा है वही पूछेगा, इससे मिलता जुलता पूछ दे तो मैं जो बातें आपको बता रहा हूँ उसको आप याद करते चलिए, क्योंकि ये चीज़ें आपको एग्जाम में मदद करेगी। और क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा पुल्टा भी आएगा तो आप सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन है मोनालिसा। बहुत ही चर्चित है। मोनालिसा किसकी पेंटिंग्स है? मोनालिसा की पेंटिंग्स तो आप पहचानते ही होंगे, जहाँ तहाँ देखने को मिल जाता है। तो मोनालिसा की जो पेंटिंग्स थी उसने किसने तैयार किया था? इस क्वेश्चन इससे संबंधित है, तो आप बताइए। इसमें आपके पास ऑप्शन है लियोनार्डो दा विंची, एंजेला मर्केल, लेनिन और कार्ल मार्क्स। तो इसका सही जवाब है लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची इटली का रहने वाले एक महान चित्रकार थे।
चित्रकार के अलावा इन्होंने मूर्तिकार, वास्तुशिल्प, संगीतज्ञ भी थे, जिन्होंने विश्व प्रसिद्ध मोनालिसा की पेंटिंग बनाई थी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 13। एक्जिमा नामक रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? एक्जिमा नामक रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? आपके पास ऑप्शन है आंख, नाक, हृदय, त्वचा। तो बताइए सही आंसर कौन सा होगा? अब इसका सही आंसर होगा त्वचा, क्योंकि एक्जिमा क्या है? खुजली वाली बीमारी है, तो खुजली तो त्वचा में ही होगी। एक्जिमा खुजली वाली बीमारी है, एक्जिमा असल में खुजली को कहा जाता है, तो खुजली होगी कहाँ पे? तो त्वचा में ही होगी, इसलिए एक्जिमा शरीर के त्वचा को प्रभावित करती है। चलिए अगला क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो ये तो सबको मालूम है कि चीन सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है। तो क्या होना चाहिए आंसर? ऑप्शन दूं या तो ये इसमें ऑप्शन के बता दीजिएगा। चलिए ऑप्शन भी देख लीजिए, भारत, चीन, अमेरिका, रूस। इसमें इसका सही आंसर चीन आपको मालूम है, लेकिन इसके साथ और भी कुछ आप लोगों को मालूम होना चाहिए, जो भी आप लोग मालूम कर लीजिए और आगे के लिए खास करके अग्निवीर परीक्षा के लिए जरूर याद रखिए। चीन का पहला स्थान तो है ही जनसंख्या में, तो चीन में जनसंख्या का जो परसेंट है पूरी दुनिया का 18.27% है, 18.27, 18.27। मतलब ऐसे आप नॉर्मल एक डेटा रखिए कि 18% जनसंख्या चीन के पास है और दूसरा स्थान भारत का है जनसंख्या के मामले में। और क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का कौन सा स्थान है आपको मालूम होना चाहिए, नहीं मालूम है तो नेट पर सर्च करिएगा, क्योंकि थोड़ा सा जरूर इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। तो सेकंड स्थान पे जनसंख्या के हिसाब से भारत है, पहला स्थान पे चीन है। भारत के पास जनसंख्या है 17.58, मतलब आप 17% मान के चलिए, 17% जनसंख्या भारत के पास है। तीसरा स्थान पे आता है अमेरिका, इसके पास 4.4% जनसंख्या है। चौथे स्थान पे आता है इंडोनेशिया। चलिए पाँचवें तक बता देते हैं, क्योंकि पाँचवा स्थान पाकिस्तान का है। पाकिस्तान के पास 2.8% जनसंख्या है पूरे विश्व के जनसंख्या का। इस तरह भारत में जनसंख्या के हिसाब से पहला देश चीन, दूसरा देश भारत, तीसरा USA, चौथा इंडोनेशिया, पाँचवा पाकिस्तान। आपने एक मूवी सरफरोश थी, उसमें देखा होगा आपने, आमिर खान एक संवाद करते हुए किसी को कहता है कि पाकिस्तान के किसी एजेंट से बात करते उन्होंने कहता है कि जितने मुसलमान आपके देश में हैं उससे ज़्यादा मुसलमान हमारे देश में है, भारत में है, इसलिए मुसलमान को कैसे रहना चाहिए मुझे पाकिस्तान से सीखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए मूवी से बाहर निकलिए, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान को केंद्रित करते हैं। आपके पास क्वेश्चन आ गया, बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन। 1857 के संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आपके पास ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड नॉर्थ, लॉर्ड किंग्सफोर्ड, लॉर्ड डलहौजी। तो आइए थोड़ा सा ध्यान को लेकर चलिए। 1857 क्रांति के पास झांसी की रानी, नाना साहेब, कुंवर सिंह, अब थोड़ा सा जैसे पीछे जाएंगे तो आपको पता चलेगा। थोड़ा सोचने के लिए टाइम दूं या आगे चले आगे ही बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम पे रुकना भी ठीक नहीं। आपको मालूम होगा तो आपको पता है ही, और नहीं मालूम है तो सुनिए। लॉर्ड कैनिंग इसका सही जवाब होगा। 1857 के संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। अब लॉर्ड कैनिंग के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि लॉर्ड कैनिंग 1856 से लेकर के 1862 तक, 1856 से 1862 तक भारत के गवर्नर जनरल थे। लेकिन 1858 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम, 1857 की लड़ाई के बाद, संग्राम के बाद एक अधिनियम आया जो बहुत ही विशेष तौर पे बनाया गया था भारतीय शासन व्यवस्था को लेकर के। 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम के नाम से जाना जाता है। इसके द्वारा भारत के जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम बदल कर वायसराय कर दिया गया। इस तरह ब्रिटिश भारत के अंतिम गवर्नर जनरल तथा पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे, क्योंकि 1857 में वो गवर्नर जनरल थे और उसी 1858 में उस पद का ही नाम बदल दिया गया, तो पद पे कैनिंग ही थे। इसीलिए कैनिंग ब्रिटिश भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और ब्रिटिश भारत के पहले वायसराय भी थे। तो ये भी आपका क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद चलिए आंसर हो गया लॉर्ड कैनिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, अगला क्वेश्चन आपका, इस पर ध्यान फोकस करिए। इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आ गया, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया है? अब थोड़ा सा अगर आप जानकारी रखते होंगे इकोनॉमिक्स का तो आपको मालूम होगा कि इसका जो नियामक बोर्ड है वो सेबी है। सेबी इसको कंट्रोल करती है। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी भारत में प्रतिभूति और वित्त का नियामक बोर्ड है। इसे हिंदी में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड भी कहा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य शेयर बाजार में निवेशकों को सुरक्षा प्रदान करना,
तथा ट्रेडर्स को धोखाधड़ी व स्कैम के खिलाफ मदद करता है। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको। सेबी का फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज़, अब एक बार मेरे साथ बोलिए, सेबी का फुल फॉर्म बोलिए। सेबी मतलब सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, इसका मेन काम है, अब आपको मालूम हो गया होगा, इसका मुख्य उद्देश्य, असल में पहला तो ये काम करता है कि प्रतिभूति और वित्त को का एक नियामक बोर्ड है, इसको नियंत्रित करता है। इसके बाद इसका मेन काम है कि शेयर जो मार्केट जो है उसमें जो लोग निवेश करते हैं उनके सिक्योरिटी का भी काम करता है, और जो ट्रेडर्स हैं उनको धोखाधड़ी व स्कैम से बचाने में मदद करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन ध्यान केंद्रित करिए। क्वेश्चन है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। ये इंडियन पॉलिटी का क्वेश्चन है। चूँकि जनरल में जो आपका जीके है उसमें तो आपको लगभग सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। पॉलिटी भी पढ़ना है, हिस्ट्री भी पढ़ना है, आपको इकोनॉमी भी पढ़ना है, आपको जनरल साइंस भी पढ़ना है। तो आइए क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। कोई विधेयक मनी बिल है या नहीं, ये फैसला कौन करता है। आपके पास ऑप्शन है, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, कैबिनेट सचिव। तो अगर इसका सही आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष। अब ये इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि भारत सरकार के पास असल में वित्त विधेयक और धन विधेयक में बहुत सारी बातें मिलती जुलती होती है। तो कई बार ये क्लियर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ये धन विधेयक है या वित्त विधेयक है। इसीलिए लोकसभा अध्यक्ष को पावर है कि वो किसी धन विधेयक या वित्त विधेयक में वो फैसला करेंगे कोई विधेयक धन विधेयक है या वित्त विधेयक, मतलब धन विधेयक है या नहीं है। सामान्यतः वित्त विधेयक तो सभी होता ही है, तो वित्त विधेयक में कुछ स्पेशल सेक्शन है, क्लॉज है, जिसको अगर वो फुलफिल कर रहा होता है तो उसे धन विधेयक की कैटेगरी में रखा जाता है, लेकिन इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। तो अनुच्छेद 110 में इसके मतलब धन विधेयक की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 110 के तहत विशेष रूप से सूचीबद्ध किए गए कई मामले को धन विधेयक के अंतर्गत रखा जाता है। और 2-3 अनुच्छेद इसके साथ आप और याद कर लीजिए। एक अनुच्छेद 112 जिसमें बजट है, अपने हर साल बजट पास होता है, बजट पेश की जाती है वित्त मंत्री के द्वारा। आपने बजट को कई बार देखते भी होंगे। तो बजट जो है आर्टिकल 112 अनुच्छेद 112 में है, और अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक की बात की गई है। तो 110 में धन विधेयक, 110 धन विधेयक, 112 बजट, 117 वित्त विधेयक। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद है ये, अनुच्छेद। ये माउस से थोड़ा लिखना मुश्किल है, लेकिन आप लोग समझदार हैं, मुझे मालूम है कि आप लोग समझ जाते होंगे बोलने भर से ही। इसको यह अनुच्छेद 110, 112, 117, ये हो गया अनुच्छेद 110 धन विधेयक, 112 बजट, 117 वित्त विधेयक। चलिए अगला क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन है, अब आप लोग दौड़ने कूदने वाले लोग हैं, देखिए आपसे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया कि अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया। इसका सही आंसर 1961 है। आप लोगों को मालूम है तो है, नहीं है तो भी सुनिए। अर्जुन पुरस्कार जो है उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों को दिया जाने वाला पुरस्कार है जो भारत सरकार द्वारा खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार का प्रारंभ 1961 ईस्वी में हुआ था। इसके अंतर्गत पुरस्कार स्वरूप मालूम है को कितना पैसा मिलता है, 15 लाख रुपया मिलता है। अर्जुन की एक कांस्य की प्रतिमा मूर्ति भी मिलती है, और साथ में एक सर्टिफिकेट भी मिलता है, प्रशस्ति पत्र भी मिलता है। 1961 अर्जुन पुरस्कार के लिए आप लोग भी प्रयास कर सकते हैं। पहले तो नौकरी ले लीजिए, उसके बाद वहाँ से भी कोशिश करिएगा, आर्मी में जाके भी ये सब पुरस्कार आपको मिलता रहेगा, और साथ में पेमेंट भी मिलती रहेगी, तो ज़्यादा अच्छा है। और SSC GD वगैरह की जो तैयारी करने वाले लोग हैं उसको ये लोग भी इसको ज़रूर देखिएगा। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में भी इसमें से काफ़ी ज़्यादा आ सकते हैं, तो इसको ज़रूर देखिए। और मैं तो कहूँगा कि जो भी लोग थोड़ा सा दिन दुनिया से मतलब रखते हैं ज़रूर देखिए, क्योंकि ये सब बातें हर किसी को मालूम होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही कॉमन बातें हैं। अगर भारत में है तो भारत के बारे में थोड़ी सी जानकारी तो ज़रूरी है। तो कोई भी देख सकते हैं, किसी के लिए तो मना ही है नहीं। और मुझे भी अच्छा लगेगा अगर आप लोग देखेंगे, तो मेरा थोड़ा सा व्यूज़ ज़्यादा रहेगा, तो मुझे ही आनंद आएगा वीडियो बनाने में। आइए, आपके पास क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की गई थी। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की गई थी। आपके पास ऑप्शन है बेंगलुरु, अहमदाबाद, नई दिल्ली, गांधीनगर। तो आप सोचिए और थोड़ा सा बताइए। बता दिए।
आपका आंसर है अहमदाबाद। अब अहमदाबाद क्यों, आइए उस पर डिस्कस करते हैं कि साबरमती आश्रम वह जगह है जहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी रहा करते थे, और यह आश्रम साबरमती नदी से 6 किलोमीटर के लगभग अहमदाबाद शहर में, मतलब साबरमती नदी से लगभग 6 किलोमीटर दूर ये अहमदाबाद शहर में स्थित है। अब कोई ये मत पूछने लगिएगा कि अहमदाबाद कहाँ है, तो अहमदाबाद गुजरात में है। अब गुजरात भारत में है, भारत एशिया महादेश में है और एशिया पृथ्वी पर है। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन पे है, उसको थोड़ा पढ़िए पहले। पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? आपके पास ऑप्शन है तांबा और जस्ता, निकेल और तांबा, लोहा और जस्ता, लोहा और निकेल। तो आपने अर्थ के बारे में जब पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा कि बहुत अंदर में जाकर के पृथ्वी के क्या पाया जाता है, नीफे, NIFE, इसमें 2 मेटल है। कौन कौन सा? Ni मतलब निकेल, Fe मतलब फेरस। तो निकेल फेरस इसमें कौन सा होगा? लोहा और निकेल। फेरस, लोहा और निकेल, ये आपका सही आंसर है डी, लोहा और निकेल। क्लियर हो गया? तो इसका नीफे भी याद रखिएगा, उसका नीफे कहीं पूछ दे, निकेल फेरस पूछ दे तो कंफ्यूज मत होइएगा। फेरस मतलब लोहा, निकेल तो निकेल ही है, तो नीफे। इसको क्रोड को जो क्रोड है ना, क्रोड, उसको नीफे भी कहा जाता है। उसको नीफे, क्रोड या नीफे दोनों एक ही चीज़ है, इसको ध्यान रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम स्थान किस देश का है? अब ये क्वेश्चन के में आपके पास आंसर है फ्रांस, रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो आइए इसका आंसर लेकिन इसमें जो इसका क्वेश्चन तो सही है, लेकिन क्वेश्चन में ऑप्शन आपका जो है वो तो है ही नहीं। मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम स्थान किस देश का है? मैग्नीज उत्पादन में असल में प्रथम स्थान जो है वो दक्षिण अफ्रीका का है, लेकिन इसका आपके ऑप्शन में दक्षिण अफ्रीका नहीं है, दक्षिण अफ्रीका का है। मैग्नीज उत्पादन में प्रथम स्थान, ध्यान रखिएगा, मैग्नीज उत्पादन में प्रथम स्थान हमेशा से दक्षिण अफ्रीका का है। मैग्नीज उत्पादन में प्रथम स्थान दक्षिण अफ्रीका का है, आपके ऑप्शन में नहीं है। दक्षिण अफ्रीका दुनिया का सबसे बड़ा मैग्नीज उत्पादन करने वाला देश है। मैग्नीज का सिंबल होता है Mn और एटॉमिक नंबर होता है 25। भारत के अंदर, अब आइए भारत के अंदर भी मैग्नीज उत्पादन होता है, लेकिन भारत के अंदर मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा मैग्नीज उत्पादन करने वाला राज्य है। भारत के अंदर मध्य प्रदेश MP सबसे अधिक मैग्नीज उत्पादन करने वाला राज्य है। 2022 के अनुसार अभी जो देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन में भी ऐसा लिखा है कि भारत मैग्नीज उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। 2022 का जो डेटा है उसके मुताबिक भारत के अंदर मध्य प्रदेश का पहला स्थान है मैग्नीज उत्पादन करने में, और दुनिया में भारत का मैग्नीज उत्पादन में 7वां स्थान है। इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये डेटा थोड़ा सा चेंज होते रहता है हर बार के रिपोर्ट के मुताबिक। तो इस 2002 के रिपोर्ट के मुताबिक भारत का 7वां स्थान है और दक्षिण अफ्रीका 1 नंबर पे है, और भारत के अंदर सबसे ज़्यादा मैग्नीज उत्पादन करने वाला राज्य MP मध्य प्रदेश है। और मैग्नीज के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि मैग्नीज का अभी आपको बता ही दिया हूँ कि इसका सिंबल Mn होता है, एटॉमिक नंबर 25 होता है। मैग्नीज का जो मेन काम है ना वो क्या होता है कि मैग्नीज शरीर की कई रासायनिक प्रक्रियाओं में शामिल होने वाला आवश्यक पोषक तत्व है। इसकी मदद से कोलेस्ट्रॉल, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को बनाने का कार्य किया जाता है। यह हड्डियों के विकास में भी मदद करता है, इसलिए मैग्नीज ज़्यादा जरूरी चीज़ है। इसका मेडिसिन में भी बहुत ज़्यादा यूज है, सिंथेटिक डोज बनाने में बहुत ज़्यादा यूज है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो कोयले का जो सबसे बड़ा उत्पादक है वो है चीन। आपका आंसर हो जाएगा चीन। लेकिन कोयले के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। कोयला उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है और तीसरा अमेरिका का है, लेकिन कभी कभी अमेरिका दूसरे स्थान पर और भारत तीसरा स्थान पर भी हो जाता है। तो एकदम बिल्कुल रिजिड मत हो जाइएगा कि नहीं भारत का दूसरा ही होता है, यह हर साल थोड़ा सा डेटा के मुताबिक कम बेशी होते रहता है। तो इसी तरह भारत के अंदर, अब ये तो विश्व में हो गया, विश्व में पहला स्थान चीन का है, दूसरा कई बार कभी भारत का होता है तो कभी अमेरिका का होता है। लेकिन 1, 2, 3 में तो ये तीनों रहते ही है, मतलब कभी भारत दूसरे नंबर पर तो कभी भारत तीसरे नंबर पर तो कभी अमेरिका पहले नंबर पर तो कभी अमेरिका तीसरे नंबर पर। इसी तरह भारत के अंदर जो सबसे ज़्यादा कोयले का उत्पादन करने वाला राज्य है वो छत्तीसगढ़ है, अभी 2002 के डेटा के मुताबिक। लेकिन ये कभी किसी साल झारखंड होता है, किसी साल छत्तीसगढ़ होता है। तो झारखंड छत्तीसगढ़ समय तो दोनों ऑप्शन में आपके साथ एक साथ देगा ही नहीं।
कोई एक ही देगा, तो छत्तीसगढ़ है तो छत्तीसगढ़, झारखंड है तो झारखंड, क्योंकि इसमें थोड़ा मोड़ा बहुत कम बेसी होता है। किसी साल झारखंड फर्स्ट पोजीशन पर रहता है उत्पादन, कोयला उत्पादन में, तो किसी बार छत्तीसगढ़ फर्स्ट पोजीशन पे होता है। लेकिन चीन, पूरा दुनिया के मामले में चीन हमेशा प्रथम पोजीशन पे होता है। तो चीन अगर पूछ दे तो उसको गलती मत कर दीजिएगा। और चीन के बाद अगर भारत ऑप्शन में रहे दूसरे स्थान पे, भारत तो भारत करिएगा, और नहीं तो भारत रहे ही नहीं ऑप्शन में, अमेरिका रहे तो दूसरे स्थान में अमेरिका को करिएगा। नहीं तो ऐसे सामान्यतः ध्यान रख लीजिए कि एक नंबर पे कोयला उत्पादन में चीन, दूसरे नंबर पे भारत, तीसरे पे अमेरिका, और भारत में सबसे ज़्यादा झारखंड, दूसरे नंबर पे छत्तीसगढ़। एक सामान्य नॉलेज है, लेकिन ये कभी कभी थोड़ा डेटा है, कभी कभी अदली बदली होता है, तो इसको लेकर रिजिड होने की आवश्यकता नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? पहले तो मैनचेस्टर किसको कहते हैं, कितने लोगों को मालूम है ये बताइए। मैनचेस्टर कहा जाता है किसको, सोचिए, अगर मालूम है तो मन ही मन बोलिए, और नहीं मालूम है तो मैं जो बता रहा हूँ उसको सुनिए। निम्नलिखित में से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? मैनचेस्टर असल में क्या है ना, कि इंग्लैंड के एक शहर का नाम है। मैनचेस्टर इंग्लैंड के एक शहर का नाम है। अब इसके साथ और क्या है, अब ये मैनचेस्टर फेमस क्यों है, तो क्योंकि मैनचेस्टर में सूती कपड़ों का उत्पादन होता है, और सूती वस्त्रों के उत्पादन के लिए ये मैनचेस्टर बहुत ही लोकप्रिय है दुनिया में। तो मैनचेस्टर इंग्लैंड में है, अब फेमस है सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए। तो जिस भी शहर में सूती कपड़ा का बहुत ज़बरदस्त उत्पादन होता है, अच्छे क्वालिटी का सूती वस्त्र का उत्पादन होता है, उसी को मैनचेस्टर कहा दिया जाता है। तो दुनिया का मैनचेस्टर जिस तरह से किसको कहा जाता है, ओसाका को कहा जाता है, ओसाका को। ये सॉरी दुनिया का, सॉरी गलती, दुनिया का नहीं, जापान का। दुनिया का मैनचेस्टर तो इंग्लैंड में है, मैनचेस्टर। इंग्लैंड का एक सिटी है मैनचेस्टर, जो सूती कपड़ा के लिए बहुत ही फेमस है। तो मैनचेस्टर मतलब सूती वस्त्र जहाँ पे बहुत ज़्यादा उत्पादन होता हो उसको मैनचेस्टर नाम दे दिया जाता है। तो जापान में ओसाका एक सिटी है जहाँ पे सूती वस्त्र, कॉटन क्लॉथ काफ़ी ज़्यादा उत्पादन किया जाता है, इसलिए जापान का मैनचेस्टर ओसाका है। अब ये बात तो भारत पे भी लागू होता होगा कि भारत में भी तो कोई ऐसा शहर होगा जो सूती वस्त्रों के लिए बहुत फेमस होगा, जिसे मैनचेस्टर कहते होंगे। तो भारत में अहमदाबाद को, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। इसका क्वेश्चन आपका, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी, दक्कन नामक सभ्यता की स्थापना किसने की थी? आपके पास ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक, बंकिम चंद्र बनर्जी। तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, हो सकता है जानकारी आप लोग ना भी रखते हों या रखते भी हों। अब कुछ लोगों को मालूम होगा, एकदम दुखी हो जाएंगे कि मतलब इनको लगता है कि सब कुछ हम ही को मालूम है। तो ऐसा नहीं है महाराज, आपको भी मालूम है, ये बात करने की बातें हैं। आइए क्वेश्चन पे फिर से आते हैं। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी, दक्कन नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? आपके पास ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक, बंकिम चंद्र बनर्जी। इसका सही आंसर है बाल गंगाधर तिलक। इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि बाल गंगाधर तिलक साहब ने महाराष्ट्र के पुणे में, पुणे एक सिटी है महाराष्ट्र में, मुंबई से 300 किलोमीटर का डिस्टेंस है पुणे का। तो पुणे में बाल गंगाधर तिलक साहब ने, महाराष्ट्र के पुणे में 1884 ईस्वी में दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना की थी। हिंदी में ये दक्कन ही लिख के छूट गया है, इसमें दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी, हिंदी में भी इसको यही बोलते हैं, दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी, या हिंदी अंग्रेजी में बोलते हैं डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी। तो दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र के पुणे में 1884 ईस्वी में की थी। ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 25 और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? ये क्वेश्चन देखिए, भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी बनाई? आपका ऑप्शन है कावेरी, गंडक, दामोदर, यमुना। इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर होगा दामोदर नदी। अब दामोदर के बारे में थोड़ा बता दूं, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना गंगा की सहायक नदी दामोदर नदी पर स्थित है। ये जो दामोदर नदी है वो असल में गंगा की सहायक नदी है, और इसी नदी के ऊपर, दामोदर नदी के ऊपर भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का स्थापना किया गया था। इसी के साथ ये आज का ये क्लास समाप्त करता हूँ। फिर अगली क्लास बहुत ही जल्दी हम लेके आते हैं। इसी तरह हम क्वेश्चन कुछ लेके आते हैं अग्निवीर को लेकर के, लेकिन बाकी लोग भी इसको ज़रूर देखिए, ये सबके फ़ायदे की बातें हैं।
और ये जो बातें हैं बहुत ही नॉर्मल बातें हैं, सबको मालूम होनी चाहिए। तो चलिए एक बार फिर से आप सभी लोगों को थैंक यू, शुभ रात्रि।